जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? मस्त स्वस्थ। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पेट की तैयारी अच्छे चल रही होगी। चलिए देखिए, पेट में एक तो पूछा है मैथ, तो मैं आपको 1 वीक में मैं तो करवा नहीं सकता हूँ। और रीजनिंग, ठीक है, इसको आपको अपने से खुद करना होगा। आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिएगा। लेकिन देखिए, ये दोनों का जितना भी वेटेज है 10 नंबर का आपका ये सामान्य जागरूकता है, ठीक है। मैं इसका रिवीजन एक वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको ये 10 नंबर पक्के करवा दूंगा। बिलीव रखिए, इसमें से मैं जो बता रहा हूँ वो आपको 100% फंसेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो जो सिलेबस है मैं वो सब बताऊंगा आपको। देखिए, भारत का पड़ोसी देश और मुद्रा, ये रटने वाली चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा। और जो बच्चे इसको पहले से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको नहीं रटेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं आप उसी को बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं देखिए भारत के राज्य और यूटी बता दूंगा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, विधानसभा और विधान परिषद बताऊंगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बताऊंगा, विश्व के जितने भी मुख्यालय हैं और संगठन हैं उसको बता दूंगा, भारतीय पर्यटन स्थल बताऊंगा, भारत की कला और संस्कृति बताऊंगा, ठीक है। और इसमें आपका विश्व के प्रमुख खेल बताऊंगा, और अनुसंधान संगठन इसरो बताऊंगा, और पुरस्कार और विजेता, ये पुरस्कार और विजेता शायद है, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्या है, आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, संसद और पार्लियामेंट होगा। हमारे देश में एक संसद होगा, ठीक है। वो किस में कहा गया है, आर्टिकल 79 में। देखिए, संसद शब्द कहाँ से आया है, तो फ्रांस से आया है। पहली बार दुनिया में संसद भवन कहाँ बना था, तो ब्रिटेन में बना था। इसी को संसद का जननी कहा जाता है, ब्रिटेन को, ठीक है। अब देखिए, सदन क्या होगा, तो सदन 2 ठे होता है। अगर पूछेगा कि अंग कितना होगा, तो 3 ठे होगा। जैसे अब मैं ये बता दूं, जैसे संसद भवन है तो इसके 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन अगर अंग पूछ दिया तो संसद 3 चीज़ों से बन के बनता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। इसलिए कभी अगर अंग पूछे तो 3 हो जाएगा, अगर सदन पूछे तो 2 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। संसद भवन एक बिल्डिंग का नाम है। जैसे कोई एक कमरा हो गया, उसमें 2 सदन हो गए, एक लोकसभा को बना दिया, एक राज्यसभा बना दिया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जब तक राष्ट्रपति इसमें नहीं है यह कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही अपने भाषा में लिख दिया हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, सीटिंग के लिए एक एक्स्ट्रा खाली जगह होता है जिसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कोई ये बिल्डिंग हो जाता है, ठीक है, इसमें 2 सदन है और बीच में एक सेंट्रल हॉल है, ऐसे ही हमारा पार्लियामेंट है। तो उसी के बारे में कहा गया है, सीटिंग के लिए एक एक्स्ट्रा खाली जगह होता है, ये वाला चीज़, ठीक है। ये जो है एक खाली जगह, इसकी बात कर रहा है, जिसे सेंट्रल हॉल कहा जाता है, इसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। बीच के खाली जगह को सेंट्रल हॉल कहा जाता है। जब कभी भी संसद में एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं, जैसे रूस के राष्ट्रपति आ गए या अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए, तो उन्हें लोकसभा में बैठाएंगे कि राज्यसभा में, तो इसका आंसर क्या होगा, वो सेंट्रल हॉल में बैठाएंगे। और सेंट्रल हॉल में बैठकर ही वह भाषण देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपको पता है, जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये लोग ना लोकसभा में ना ही राज्यसभा में बैठ के लिख रहे थे, वे लिख रहे थे कहाँ बैठ के, तो सेंट्रल हॉल में ही बैठ के लिख रहे थे। अब देखिए, सेंट्रल हॉल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। देखिए, ये आपका संसद भवन हो गया, तो इसमें ये आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा होगा। अब बीच में ये जो कमरा है ना, ऐसे खाली जगह होता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल हॉल, ठीक है, सेंट्रल हॉल। तो देखिए, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन एंड बेकर्ट इंजीनियर ने किया था। दिल्ली की जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, जैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन,
एक्सेट्रा का सारा ग्राफ, ठीक है, इन्होंने ही तैयार किया था। कौन? एडविन लुटियन। ठीक है, आप उम्मीद है सेंट्रल हॉल समझ पाए। जैसे ये हो गया आपका संसद हो गया, ये लोकसभा हो जाएगा, ये राज्यसभा हो जाएगा, ये लोकसभा और राज्यसभा। तो बीच में जो खाली जगह होता है उसी को कहते हैं सेंट्रल हॉल। इसी में कोई गेस्ट आता है तो बैठता है, और संविधान भी इसी सेंट्रल हॉल में बैठ के लिखा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी समझौता विदेश से होकर गया तो संसद उस समझौते को लागू कर सकती है। समझिए इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे मोदी गए, ठीक है, विदेश में, तो कोई समझौता करके आ गए, तो वो मान लीजिए अमेरिका में चले गए ना, अमेरिका में चले गए तो वहाँ से समझौता करके आए कि F-16 जहाज़ इंडिया में बनेगी। तो इंडिया में आएंगे तो किसी राज्य में ही तो लगाएंगे फैक्ट्री। तो अब राज्य जैसे राजस्थान में लगाएंगे, तो अब राजस्थान बोला हम आपको ज़मीनें नहीं देंगे, तो बताइए क्या करेंगे मोदी। तो उसमें एक संविधान में हमारे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो देखिए, मोदी अमेरिका से समझौता करके आए कि F-16 जहाज़ बनाने का कारखाना कहीं भी खोलिए तो किसी न किसी राज्य में ही खोलेंगे। बट पता चला कि राज्य कह रही है कि हम अपने यहाँ खोलने ही नहीं देंगे, तब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी की तो बदनामी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए अधिकार दिया गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्या हो, समझौता हो या संधि हो, संसद किसी भी राज्य के साथ लागू कर सकती बिना उस राज्य के सहमति से। ठीक है, आप कोई भी राज्य राजी हो चाहे न हो, ठीक है, मोदी जब समझौता करके आ गए तो उस फैक्ट्री खोलेंगे ही खोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि संसद लागू कर सकती है, ठीक है, राज्य की विदाउट सहमति के। ठीक है, संप्रभुता किसी के दबाव में नहीं। संप्रभुता का मतलब होता है अपना देश किसी के दबाव के नहीं। जैसे राज्य संप्रभुत्व नहीं है बट इंडिया संप्रभुत्व है। इंडिया किसी के दबाव में नहीं है बट राज्य पे दबाव है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब होता है किसी के दबाव में नहीं, जैसे ये संसद के पास है। NRC लागू कर दी, दुनिया चिल्लाती रह गई। चाइनीज ऐप बंद कर दी, भारत पर किसी का दबाव नहीं है बट राज्य पर है। मैंने बोला था NRC जब आया था सब लोग कितना विरोध कर रहा था, सब विरोध करते रहे लेकिन संसद अपना काम कर दी। ठीक है, तो किसी का संप्रभुत्व का मतलब है वो किसी के दबाव में नहीं रहती। चलिए अब देखते हैं लोकसभा राज्यसभा। देखिए आर्टिकल 79 में मैंने बताया क्या है, संसद है, और 80 में देखेंगे क्या है, राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए लोकसभा में जब हम लोग क्या करते हैं, एक एक आदमी चुन के भेजता है, तो एक एक आदमी चुन के भेजता है, तो इसलिए 81 ना। जब 81 हो गया लोकसभा का तो 80 हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, लोकसभा राज्यसभा। यहाँ देखिए राज्यसभा है, लोकसभा। ठीक है, तो अस्थाई सदन है राज्यसभा, अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है? बिकॉज यह एक ही बार में खाली नहीं होता, इसका चुनाव 3 बार में होता है, हमेशा कुछ न कुछ लोग रहते हैं, इसलिए अस्थाई सदन होता है। आपको पता होगा कि प्रत्येक 2 साल में इसके राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, यहीं पर लोकसभा में क्या लिखा गया है, यह अस्थाई सदन होता है। बिकॉज जहाँ कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ सबको भगा दिया जाता है, फिर चुनाव करके सबको बुलाया जाता है। अब बताइए, यहाँ पर तो हमेशा कुछ न कुछ लोग रहते ही हैं, इसलिए इसको अस्थाई सदन बोलते हैं। यहाँ जहाँ 5 साल हुआ सबको भगा देंगे, खाली हो गया तो अस्थाई सदन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी भंग नहीं होगा, मतलब राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुमत से कोई मतलब नहीं होता है। और लोकसभा क्या है, कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा में तब तक ही लोग बैठे रहेंगे जब तक कि इसमें किसी एक पार्टी को 273 सीट है, मतलब बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो आपको लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। 273 सीट है। जैसे बीजेपी के पास इस समय 273 सीट है, मान लो 50 संसद त्याग पत्र दे दिए,
तो राष्ट्रपति बीजेपी के अध्यक्ष, कौन है बीजेपी के अध्यक्ष, जेपी नड्डा को कहेंगे आप कैसे भी करके 273 सिद्ध करिए, नहीं तो हम 224 का वेट नहीं करेंगे। मतलब 224 में चुनाव है ना, तो हम 224 में चुनाव का वेट नहीं करेंगे, हम इधर ही लोकसभा भंग करके दोबारा चुनाव करा देंगे। समझ में आया? अतः यह समय से पहले भंग हो सकती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, अस्थायी सदन। ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी सदन। यह भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसको उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, यह भंग हो जाता है, इसलिए इसे निम्न सदन भी कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को राज्यसभा का 245 सीट मिल गया है, तो वह कभी भी पीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुमत का कोई, राज्यसभा में बहुमत का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि आप इसमें पूरा का पूरा अगर सीट मिल गया तो भी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, यह भंग हो जाता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। यहाँ जनता का सदन होता है क्योंकि जनता चुनाव में इसके भाग लेती है और जनता के चुन के इसके मेंबर आते हैं। ठीक है, पीएम बनते ही पार्टी के आधार पर किसी पार्टी का बहुमत है, जिस पार्टी का बहुमत होगा, ठीक है, उसको लोकसभा में हम रहेगा, उस पार्टी के किसी भी नेता को पीएम बनाया जा सकता है। यही नहीं कि मोदी को, अगर अध्यक्ष जिसको चाहेगा किसी को भी पीएम बना सकता है। ठीक है, इसलिए लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष सदन, जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। और इसको प्रत्यक्ष सदन का मतलब प्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता चुनती है लोकसभा में जितने भी मेंबर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कांग्रेस के लोकसभा में बहुमत लाई तो राष्ट्रपति ने पूछा अध्यक्ष से किसको पीएम बनाओगे, तो अध्यक्ष जी बोले मनमोहन सिंह को, पीएम बना दिया। ठीक है, मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया और मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। सो इसलिए पीएम बनने के लिए या कोई भी मंत्री बनने के लिए आप राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सदन के नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा। समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ या अन्य अदर हो गए, ठीक है, अदर हो गए, तो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा या अगर नहीं भी है तो भी आप पीएम बन सकते हैं। बट आप जब पीएम बनेंगे उसके बाद 6 महीना के अंदर आपको किसी भी एक सदन की में बैठना होगा, मतलब किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, बट लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बट राज्यसभा का कार्यकाल इनफाइन होता है क्योंकि हमेशा उसमें मेंबर रहते हैं। अस्थायी सदन है, कभी भी खाली नहीं रहती। एज क्या होती है, इसका एज 25 वर्ष होती है, इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। इसमें एज होती है 30 वर्ष, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य पीएम बनने के बाद वह लोकसभा में बैठेंगे या बैठेंगे। देखिए मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे ना, वो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो वो लोकसभा में बैठेंगे या कि राज्यसभा में बैठेंगे, आप बताइए। तो जब वो जैसे कोई पीएम बन गया, ठीक है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा, तो जब पीएम बन जाएगा, कोई भी अगर राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, तो बैठेगा लोकसभा में। बट अगर जब वोटिंग करनी होगी तो अपने जिस सदन का वो मेंबर है वहाँ जाके वोटिंग करेगा। ठीक है, तो वही ये कह रहा है, यानी मंत्री राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, वे बैठेंगे कहाँ जाकर, लोकसभा में। लेकिन जब वोटिंग होनी होगी तब वह वापस आएंगे अपने सदन मतलब राज्यसभा में। समझ गए? चलिए अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है।
देखिए पीएम लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। एग्जाम्पल मनमोहन सिंह। ठीक है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। ठीक है, चलिए हमको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो हमको जनता से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमको विधायक से वोट मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें कौन भाग लेता है? राज्यसभा के मेंबर में। जैसे लोकसभा के सदस्य हुए तो लोकसभा के जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट क्या करती है, इसको जनता चुनती है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर है उनको जनता नहीं चुनती, उनको विधायक के वोट उनको चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमको राज्यसभा में जाना है तो हमारा राज्यों के मुख्यमंत्री से पहुंच होना चाहिए। अगर सीएम किसी राज्य का अगर सीएम है तो सीएम की बात सब विधायक सुनेंगे, जितने भी इसके पास विधायक हैं सब सुनेंगे। और सीएम बोल दिया कि ये है विनोद है, अब इसको आप लोग वोट डाल दीजिए, इसको सपोर्ट करिए। सभी विधायक जैसे विधायक हो गए, अब सभी विधायक से बोल दीजिए कि इसको सपोर्ट कर दीजिए, तो ये चुन के उसको भेज देंगे कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो यही इसका मतलब ये हुआ कि हमको राज्यसभा में जाना है तो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री से पहुंच होना चाहिए। विकास सारे विधायक अपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनेगा। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गए ना? चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे राज्यसभा के आपको अगर मेंबर बनना है, ठीक है, तो अगर इसमें जानते हैं विधायक भाग लेते हैं, राज्यसभा में विधायक भाग लेते हैं राज्यसभा के मेंबर को चुनने में। तो अगर सीएम से आपकी पकड़ हो गई तो सीएम अपने सभी विधायकों से बोल देंगे कि ये बंदे को आप वोटिंग कर दो, तो सब वोटिंग करके इसको राज्यसभा में भेज देंगे। ऐसा ही तो जो जैसे सांसद या प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है, जब उसको कुछ ही मंत्री बनाना है तो उस आदमी को मंत्री बनाना है जिस आदमी न तो लोकसभा का मेंबर है न तो राज्यसभा का मेंबर है। लेकिन जब वो बन जाएगा मंत्री तो उसके बाद उसको 6 महीना टाइम दिया जाता है कि आप किसी भी सदन का सदस्यता लीजिए। तो इसी तरीके से वो सदस्य पीछे से जाके दिलवा देते हैं सब लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल 80 याद रहेगा ना? एक क्या याद रहेगा, क्योंकि एक एक जनता चुन के भेजती है, इसलिए आर्टिकल 81 और 81 जब लोकसभा का हो गया तो 80 क्या होगा? राज्यसभा का। बस एक की पॉइंट याद करिएगा, एक एक जनता इसमें चुनाव में भाग लेती थी, इसलिए आर्टिकल 81। देखिए जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, इसमें जनता अप्रत्यक्ष चुनाव करती है। लोकप्रिय सदन है, यहाँ चर्चित सदन है, इसे शिक्षकों का सदन कहते हैं। देखिए लोकसभा इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका काल अस्थायी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत चलता रहता है। विघटन हो सकता है, इसलिए अस्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए अस्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुमत के आधार पर पीएम बनता है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं। इसके बहुमत पर पीएम नहीं बनता है, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। आयु क्या होता है? इसमें 25 वर्ष होता है, इसलिए इसको आयु का सदन कहते हैं। इसमें आयु होता है 30 वर्ष, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसके अधिकारी क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें इसके राज्यसभा के क्या होते हैं? एक सभापति होते हैं, उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी मैक्सिमम संख्या 552 होती है और वर्तमान में 545 है। इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 250, वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, इसे देखिए मनोनीत, इसमें पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 एंग्लो इंडियन को, लेकिन अब 104 अमेंडमेंट के थ्रू इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें मनोनीत होते हैं 12 मेंबर को। ठीक है, इसलिए अब जब भी कभी पूछे कि मैक्सिमम संख्या तो 552 न करके आप 550 बताइएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया है। चलिए यहाँ से हमको बताना था विधानमंडल से। ठीक है, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद था सिलेबस में, इसलिए विधानमंडल हमको बताना है। ठीक है,
देखिए आर्टिकल 167 में विधानमंडल की क्या की गई है, चर्चा की गई है। जैसे देश को चलाने के लिए संसद चाहिए, उसी राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल चाहिए। ठीक है, संसद जैसे रहता है सेंट्रल में, उसमें होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही क्या होता है विधानमंडल में क्या होता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देखिएगा। जैसे देश था तो देश को चलाने के लिए संसद है, राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल है। यहाँ संसद को दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इसके जो मेंबर होते हैं विधानसभा, उसको मंत्री बोलते हैं, मतलब विधायक बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो लोकसभा में होते हैं उसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये राज्यसभा की तुलना विधान परिषद से करते हैं और लोकसभा की तुलना विधानसभा से करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा इसका सेम रहता है, और राज्यसभा और विधान परिषद का सब नियम सेम रहता है। इसीलिए देखिए जो लोकसभा में भी 25 वर्ष होता है, अस्थायी इसको कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, बहुमत का पीएम बनता है, इसे फर्स्ट सदन कहते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो सेम प्रोसीजर विधानसभा को होता है। जैसे राज्यसभा में मैंने बताया एज होता है 30 वर्ष, उसको अस्थायी सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो इसका सेम प्रोसेस होता है विधान परिषद में। ठीक है, यानी इसके भी मेंबर की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। इसको भी कहेंगे अस्थायी सदन कहेंगे, इसको भी क्या कहते हैं उच्च सदन कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे द्वितीय सदन कहेंगे। इसके भी 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में अब विधान परिषद है। ठीक है, अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए ना। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, अब इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए विधान परिषद का सृजन। ठीक है, आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद का सृजन, मतलब विधान परिषद का गठन कैसे होगा। ठीक है, इसमें विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 69 में नहीं है। आर्टिकल 69 में है कि उसका सृजन कैसे होगा। अगर विधान परिषद, मैंने बताया कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, और जिस राज्य में विधान परिषद चाहिए उसका निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका सृजन और अंत की बात कही गई, मतलब कुछ राज्यों में चाहिए तो उसमें बना दिया जाता है, और कुछ राज्य में नहीं चाहिए तो वहाँ से हटा भी दिया जाता है। इसलिए कहा गया है इसके सृजन और अंत की बात कही गई है। ठीक है, चलिए देखिए विधानमंडल, मैंने बताया राज्य को चलाने के विधानमंडल चाहिए, इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए विधान परिषद के निर्माण के लिए कुछ शर्तें हैं। जिस भी स्टेट को विधान परिषद चाहिए, इसका मतलब कन्फर्म उस स्टेट के पास विधानसभा होगी। ठीक है, तभी तो विधान परिषद चाहिए। उसे सबसे पहले विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को पारित कराने के बाद कहाँ भेजना पड़ेगा, तो संसद में। ठीक है, विधानसभा जब प्रस्ताव पारित करेगी तो उसको लेके जाएंगे संसद में, फिर संसद क्या करेगी, उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करेगी। यदि किसी एक सदन ने भी मना कर दिया तो उस स्टेट में विधान परिषद नहीं बन पाएगी, और उन्होंने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वह विधान परिषद उस राज्य में बन जाएगा। यही प्रोसेस विधान परिषद को ख़त्म करने में भी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो सृजन करने के लिए राजस्थान ने कहा था, और हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन कर दीजिए। ठीक है, राजस्थान ने बोला था कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन कर दीजिए, बट यह संसद में पास नहीं हुआ। और ख़त्म करने के लिए आंध्र प्रदेश ने बोला था हमारे यहाँ से विधान परिषद को ख़त्म कर दीजिए। दोनों का प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलिए
अब देखिए जैसे मैंने 81 बताया था में लोकसभा और 82-80 में बताया था राज्यसभा। तो मैंने राज्यसभा की तुलना किया था विधान परिषद से और लोकसभा की तुलना किया था विधानसभा से। अब देखिए 81 में एक जनता चुन के आई थी, यहाँ पर 170 है और आर्टिकल 171 है। तो ये मत दूसरे कि अगर एक हो जाएगा यहाँ पे तो इसको हम विधानसभा मार देंगे, विधानसभा मत मारिएगा, उसको मारिएगा विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, ये मैं बताने जा रहा हूँ विधानसभा और विधान परिषद। थोड़ा सा पिक अच्छे से सभी ने देखिए। जैसे विधानसभा तो निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, विकास इधर की बहुमत सिद्ध करना होता है। प्रत्यक्ष सदन या डायरेक्ट सदन कहते हैं। इसमें एज क्या होती है विधानसभा में 25 वर्ष, इसलिए युवाओं का कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं विधानसभा। विधान सुधार की तुलना मैंने किससे किया था, लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा। और विधान परिषद राज्यसभा से, ठीक है। जो राज्यसभा के सदस्यों का योग्यता होगी वहीं विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता होगी, और जो मैंने लोकसभा के लिए बताया था वहीं विधानसभा के लिए होगा, ठीक है। मैंने राज्यसभा में बताया था उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन होता है, विकास कभी भी भंग नहीं होता, तो वहीं सेम प्रोसेस विधान परिषद के लिए भी होगी। द्वितीय सदन कहते हैं बहुमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, सो इसलिए अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसका योग्यता देख लीजिए, जैसे लोकसभा में एज होना चाहिए 25 साल, ऐसे ही विधानसभा में भी एज कितना हो जाना चाहिए 25 साल। उस राज्य के निवासी होना चाहिए। मैक्सिमम सीटों की संख्या देखिए विधान परिषद में 500 और मिनिमम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है कि सिक्किम जो राज्य है उसमें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 32 है, ठीक है। अब देखिए इसमें एज कितना होगा, जैसे राज्यसभा में 30 साल था तो विधान परिषद में क्या हो जाएगा 30 वर्ष, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं आते हैं, इसलिए इसे शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है इसका कोई फिक्स सीट नहीं है, जैसे इसमें था मैक्सिमम सीटों की संख्या 500, मिनिमम 60 था, ये एक्सेप्शनल में सिक्किम था। जैसे राज्यसभा में मैंने बताया था कि मैक्सिमम सीट कितने हैं 550, सॉरी ये तो लोकसभा का। जैसे राज्यसभा में मैंने बताया था क्या 250 और है कितने 245 वर्तमान में, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम सीट विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना होंगे, जो लोकसभा विधानसभा होगा ना वो उसके 1/3 होंगे मैक्सिमम सीट। किसी भी विधान परिषद में मैक्सिमम सीट उसके जो विधानसभा है उसके मैक्सिमम सीट के 1/3 होंगे, ठीक है। यहाँ मिनिमम और इसके लिए मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें कहा गया है जितनी सीटें उस राज्य के विधानसभा में रहेगी उसका 1/3 यहाँ पर रहेगा मैक्सिमम सीट, ठीक है। विधान परिषद देखिए विधान परिषद लिखा है 171 द्वितीय सदन है, विकास कितना भी बहुमत हो जाए इसमें आपको सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसे आप भंग नहीं कर सकते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन सदन तो परमानेंट रहती है। इसके 1/3 मेंबर 2 साल पर अवकाश लेते हैं। अब देखिए चुनाव कैसे होता है विधान परिषद का। जैसे विधानसभा में तो डायरेक्ट जनता चुन के भेज देती है, ठीक है, डायरेक्ट जनता चुन के भेज देती है विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद का गठन कैसे होगा। देखिए इसका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से पब्लिक इसमें भाग नहीं लेती, इसमें जितने सदस्य हैं उनके कई कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे देखिए आप ध्यान से देखिएगा विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। जैसे बिहार में विधान परिषद का 75 सीट है, ठीक है, बिहार में विधानसभा कितने सीट है 75 सीट है। तो देखिए
यहाँ पर जैसे कोई नेता लोग हैं तो पावर उनकी जाते होती है, तो 1/3 हो जाएगा 1/3। अब रुके मैं बताता हूँ ये सब क्या है। ठीक है, जैसे नेता लोग हैं तो पावर ज़्यादा, तो 1/3 है 1/3। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं इसलिए पावर कम, तो 1/12 1/12। देखिए 1/3 और 1/12 में ये बड़ा है, 1/3 बड़ा है और 1/12 छोटा है, इसलिए नेता लोग के पास अगर पावर जाते हैं तो उसको ज़्यादा सीट देंगे। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोग पावर कम है तो उसको 1/12 1/12 कम देंगे। अब देखिए जितने भी विधान परिषद में सीट होंगी ना उसका 1/6 ठीक है राज्यपाल मनोनीत कर देगा। ठीक है, 1/6 कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत कर देगा जितने भी उस विधान परिषद की सीट है 1/6। अब देखिए 1/6 से आप इधर चलिए। ठीक है, तो क्या आएंगे? गांव में आएंगे विधायक, और विधायक से कम होता है क्या? मुखिया। तो विधायक का पावर ज़्यादा है तो 1/3 पहले क्या करेगा? उस राज्य के विधानसभा के लोग चुन लेगा, इसलिए जिसका पहुंच विधानसभा में अच्छा है वह आराम से चला जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़े और विधान परिषद के सदस्य हो गए। ठीक है, तो इसी के थ्रू वो विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं ना तो 1/3 विधानसभा के लोग चुन लेते हैं। ठीक है, और विधानसभा के जैसे विधानसभा के जो मेंबर हो गए मतलब विधायक जो हो गए, विधायक के नीचे आ जाते हैं मुखिया या मेयर, जो शहर में चुनाव होता है मेयर, तो 1/3 लोकल गवर्नमेंट मतलब मेयर हो गया, मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, ये सब मिलके 1/3 चुन लेते हैं। देखिए विधायक पहले चुना, विधायक से छोटा हो गया क्या? मेयर या मुखिया, और फिर वो चुन लेगा 1/3। अब देखिए जब 1/6 से इधर चलेंगे, पहले 1/12 सरकारी टीचर चुन लेगा, और सरकारी टीचर से छोटा होता है क्या? उसका स्टूडेंट। ठीक है, तो 1/12 उसके स्टूडेंट चुन लेंगे, स्नातक लोग। ठीक है, जो 2 साल पहले कर लिए हों। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। देखिए जितने भी विधान परिषद में सीट होगा उसका 1/6 तो राज्यपाल मनोनीत कर देगा। अब इसके हम इधर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा क्या? विधानसभा में जितने भी मेंबर होंगे, विधानसभा में के जो मेंबर होंगे उसका 1/3 विधानसभा के मेंबर चुन लेगा। अब विधायक जो होता है विधानसभा के मेंबर से छोटा होता है प्रधान, तो 1/3 प्रधान चुन लेगा। नेता लोग हो गए इसलिए उनको ज़्यादा मैंने सीट दिया था, 1/3 1/3। और इधर पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर है और उसका स्टूडेंट है, इसलिए कम दिया गया था, 1/12 1/12। ठीक है, तो पहले 1/12 सरकारी स्कूल के टीचर लोग चुन लेते हैं और 1/12 उसके बाद उसके स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद के लोगों का चुनाव एक ही बार में नहीं होता है और ना ही एक ही आदमी करता है, हर कैटेगरी के लोग इसमें जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें विधानसभा से चले जाते हैं। ठीक है, वही विधानसभा से जो विधायक लोग होते हैं 1/3 चुन के भेजते हैं ना, तो वही एमएलसी का पावर यही होता है कि नेता लोगों से पकड़ कर लेता है, पैरवी लगाकर काम करवा लेते हैं। सब एमएलसी कैसे कमाते हैं? अच्छा, तो ये एमएलसी वाले हो ना, तो वो मान लीजिए कोई एमएलसी बन गया और किसी मंत्री से दोस्ती कर ली। ठीक है, तो कार्मिक मंत्रालय से अगर दोस्ती कर ली तो कार्मिक मंत्रालय के अंदर ही सबका ट्रांसफ़र होता है, तो वो दोस्ती कर लेता है, तो बोलता है हमको 20 लाख 10 लाख दीजिए या 1 लाख दीजिए, हम आपका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो पैसा लेके वो ट्रांसफ़र बस करवा देते हैं। ठीक है, ये तो आपका बात यहाँ का आपका उतना जानकारी की बात नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या आ गया, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बताऊंगा और उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो बता दूंगा। इसको आप जैसे बताऊंगा वैसे याद करिएगा, गारंटी देता हूँ पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। इसके 6 अंग होते हैं, जैसे इसके 6 अंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद होता है और सुरक्षा परिषद होता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है और प्रन्यास
करके प्रन्यास परिषद होता है और एक सचिवालय होता है। ठीक है, कुल मिला के 6 होते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसमें टोटल एक नहीं, अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थाई सदस्य होते हैं 10। टोटल 15 मेंबर होते हैं। तो अस्थाई सदस्य होते हैं 5, जिसमें भारत भी लगा हुआ कि हमको यूएनओ के अस्थाई मेंबरशिप मिल जाए, बट चाइना अपने वीटो का यूज कर देता है। तो इसमें 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, और मैं क्या बता रहा था, छोटो ही बता दिया। हाँ, और देखिए इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर जैसे न्यूयॉर्क है ना, तो इसके भी जितने भी 6 भाग हैं सभी के हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है। बस एक है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अरे सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेग में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में। बाकी जितने भी 5 बचे, पाँचों के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना देखिए 1945 इसकी भी हुई थी। ये दोनों को मैं साथ लेके बताता हूँ, IMF और वर्ल्ड बैंक। देखिए इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसकी भी स्थापना वर्ल्ड बैंक भी 1945 में हुई थी। और देखिए यूएनओ को भी मैंने बताया था कितने में हुआ था, यूएनओ की स्थापना 1945 में। तो इन तीनों की स्थापना देखिए 1945 में हुई थी। सॉरी, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी पता नहीं यार क्यों खांसी आने लगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है ना, इसलिए खांसी आने लग रहा है। तो देखिए इसका IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हेडक्वार्टर क्या था यहाँ पर, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग जैसे बोल रहे हो बस अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए IMF का मैंने हेडक्वार्टर पर दिया 1945, इसका भी स्थापना 1945, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, तो इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए WHO, इसकी स्थापना देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब कोरोना आया तो इसको क्या कर दिया था, फोड़ के रख दिया था। ठीक है, फोड़ के रख दिया था। WHO भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब फोड़ यानी 48, 4 और 8। तो इसकी स्थापना हो जाएगी क्या, 1948। ठीक है, अब जितने भी मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन W लगा रहता है उसका हेडक्वार्टर मैक्सिमम जेनेवा होता है। ठीक है, तो उसके W है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जेनेवा। देखिए मैं बस याद करने के लिए एक ट्रिक बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, लेकिन मैक्सिमम में आपको जेनेवा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो गया। कोरोना आया तो WHO भी को फोड़ के रख दिया था, फोड़ के मतलब 48, तो इसकी स्थापना क्या हो जाएगी, 48, और हेडक्वार्टर जेनेवा। अब देखिए EU तो हम जानते हैं ना, ILU कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर ना, तो इसकी स्थापना हो जाएगा 1993। आप लास्ट का 3 देखिएगा। ठीक है, इसमें कितने ये देखिए, इसका अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, बस इसका ये है याद करने का, मैं बता रहा हूँ कैसे। आप वैसे कितना ही रटेंगे भूल जाएगा, लेकिन ये निमोनिक या फिगर कोई बना के आप बैठा लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अब जैसे EU को देख के बस याद रखिएगा ILU। ठीक है, कितने अक्षर हैं, 3, तो इसको 3 मतलब 1993। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम में। ठीक, देखिए इस पर राइटिंग अच्छे से नहीं बैठ पा रही है। देखिए, और मैं नाफ्टा और नाटो एक साथ बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों रिलेट करके बताऊँगा आपको। देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप फुल फॉर्म पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछता है, नहीं तो नहीं पूछता है, बस हेडक्वार्टर और
स्थापना वर्ष पूछता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका स्थापना देखिए, एक कोई लड़का है, ठीक है, ये क्या है, छोटा है, क्या है, नाटा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा लड़का है, तो बुरा लड़का है, ठीक है। एक लड़का है, कैसा है, छोटा है, लेकिन कैसा है, नाटा है ना। अब एक सोच रहा है हम ऊंचा उठ जाए, कैसा हो जाए, ऊंचा हो जाए। तो ऊंचा मतलब उनचास, ऊंचा मतलब 49। तो नाटो का स्थापना क्या हो जाएगा, 1949, ठीक है। अब हेडक्वार्टर क्या है, तो ये बुरा लड़का है, तो मतलब ब्रुसेल्स, बुरा से हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है। ये भी मैंने बताया ईयू में इसका कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम में, ठीक है। अब देखिए, अब नाटो को मैंने बताया था, नाटा है, ऊंचा उठेगा, ऊंचा मतलब 49, ठीक है। अब इसी को जब अपोजिट कर देंगे तो 1994 में इसका हो जाएगा नाफ्टा का स्थापना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नाफ्टा का, शायद इसका हेडक्वार्टर है नहीं कहीं यार, हमको मिला नहीं, आप लोगों को मिलेगा तो हमको भी कमेंट करके बता दीजिएगा नाफ्टा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। WTO, चलिए देखिए WTO को देखिए। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये व्यापार देशों का संगठन है, ठीक है। तो व्यापार जब करते हैं, यानी व्यापार जब करते हैं तो क्या होता है, नाफा यानी 9 और 5, ठीक है। मुनाफा होता है, क्या होता है, मुनाफा यानी 9 और 5। तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1995, ठीक है। तो इसमें भी W आ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, जेनेवा, ठीक है। चलिए ADB के देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए एशिया में इतना भी गरीबी है, तो एशिया का विकास तभी होगा जब मनी लाएगा, क्या लगेगा, मनी ला। अब देखिए विकास तो कब होगा, जब सभी को क्या हो, सभी सेक्टर में समान वृद्धि हो, तभी तो विकास होगा। ऐसा नहीं कि एक बहुत अमीर बन गया बहुत गरीब। तो विकास के लिए क्या चाहिए, समान डेवलपमेंट। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया का विकास तब होगा जब मनी आएगा, और विकास कैसे होगा, समान। जब समान होगा तो मतलब 1966, देखिए ये समान है ना, 6 और 6 समान। एशिया का विकास कैसे होगा, 6 और 6 समान होगा, तब 66, ठीक है। और कब होगा, जब मनी लाएगा तब। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा क्या, मनीला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एशियन आसियान, देखिए लवर लोग बहुत अपना आसियाना बनाते हैं, आसियान, ठीक है। तो आसियान से आप लोग समझिएगा आसमान, ठीक है। आसमान में क्या उड़ता है, जहाज़, ठीक है। तो जहाज़ से आप इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। अब देखिए मैंने बताया था इससे पहले 1966 ना, तो 1966 उसका बताया था, तो इसका हो जाएगा 1967, एक वर्ष बढ़ जाएगा बस, ठीक है। मैंने ADB का बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन तो मतलब एशिया का विकास तब होगा जब मनी लाएगा, विकास समान होगा, तो 1966, और ये हो जाएगा 1967, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शार्क। देखिए शार्क मछली का नाम सुने हैं, समुद्र में पाई जाती है भाई, खा के पचा लेती है, पचा से मतलब 85, ठीक है, 50 से मतलब 85, तो 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपेक। देखिए ओपेक, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए ए आया है 0 न ओ आ रहा है, तो आप सीधे से लिख देगा 1960, ठीक है। ये 0 0 आप मिला लीजिएगा, 0 रहेगा तो यहाँ भी 0, तो 1960। अब देखिए ओपेक, तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा वियना, ठीक है, बियर पियना,
ठीक है, अभी बनाया हूँ। बियर ओपेक, पे से पिए ना, क्या नहीं पिए ना, बियर नहीं पीना मतलब बिए ना, ठीक है। चलिए देखिए रेड क्रॉस, ठीक है। जैसे रेड लाइट बढ़ती है तो अब इसको क्रॉस मत करिएगा, क्रॉस अगर करें तो फाइन चालान काट देगा, चालान कटेगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्षति हो जाएगी, मतलब 6 और 3, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 वर्ड देखिएगा 1863, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल देशों में वो देश आते हैं जो पहले कभी अंग्रेज़ों के गुलाम होते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, लंदन में, ठीक है। लंदन कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में, ठीक, ब्रिटेन में। और देखिए नेक्स्ट है यूनिसेफ और यूनेस्को, ये दोनों को एक साथ लेके बताता हूँ कोरिलेट करके। देखिए यूनिसेफ, यूनेस्को, नेस्को स आ रहा है ना, नेस्को 6, नेस्को 6, नेस्को तो 1946, इसका भी हो जाएगा 1946, ये दोनों का सेव। अब देखो इसमें फो आ रहा है ना, तो एक होता है फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो यूनिसेफ जिसमें फो आएगा ना, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में नहीं होगा, वो इसका होगा, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। जिसमें ऐसे समझिएगा ये पेरिस में है, इसका फ्रांस में। अब देखिए यूनिसेफ में इसमें फो आ गया ना, अब इसमें फो आ गया तो इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका होगा, ठीक है। और इसका कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, ठीक है। आप न्यूयॉर्क के दोनों को ऐसे करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए ये भी न्यू यूनेस्को, न्यूयॉर्क, तो ऐसा याद करिएगा कि देखिए एक में हो जाएगा न्यूयॉर्क, एक कहेगा पेरिस। तो जिसमें फो आएगा उसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं होगा, इसमें फो आ रहा है तो इसकी राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में नहीं होगा, इसका राजधानी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और जिसमें फो नहीं आ रहा है उसका राजधानी हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए एक इंटरपोल का छूट गया है, मैं बता देता हूँ यहीं पर, INTER, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस है ये, ठीक है। पुलिस से आप हमेशा ट्रूथ बोलिए, क्या बोलेंगे, TRUTH, ट्रूथ, 2 और 3, मतलब इसका स्थापना क्या हो जाएगा, स्थापना 1923 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, लेऑन्स। लेऑन्स कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। लेऑन्स कहाँ पड़ता है, तो लेऑन्स, ठीक है। देखिए अब मैं बोल भी दे रहा हूँ, आप लोग अपने राइटिंग में लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा हम राइटिंग अच्छे से नहीं बन पा रही है, अभी नया हूँ, अगर कोई गलत होगा तो दिल से क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मैं आपको एकदम रटवा दूंगा, ये आपको भूलेगा ही नहीं, ऐसा बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए लुई ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि किसको यूज की जाती है, जो अंधे होते हैं, मतलब अंधे होते हैं वो चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो चश्मा लगाएं, 2 ठो उनका आँख होगा, 2 ठो चश्मा का हो गया, तो कितने हो टोटल आँख हो गए, मतलब 4, तो 4 जनवरी हो गया, ठीक है। अब प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवास मतलब उपवास, प्रवास मतलब उपवास, उपवास हम लोग कब रहते हैं, तो नवरात्र में, तो यानी 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, इसका 10 जनवरी होगा। अब जिसमें मैं सब नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताऊंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, तो 12 जनवरी हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए हम में ट्रिक नहीं बैठेगा, जिसमें ट्रिक बैठेगा मैं उसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। या तो हिंदी दिवस के हस 10 याद कर लीजिएगा, हस 10 यानी 10 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसलिए 12 जनवरी। देखिए थल
तो थल सेना, देखिए हमारे पास 3 सेना है, एक ऊपर लड़ती है, एक ज़मीन पर लड़ती है, एक पानी में लड़ती है। तो बीच में आ रहा है ना थल सेना, तो ये भी बीच में आएगा महीने के, यानी 15 जनवरी। ठीक है। अब देखिए भारतीय पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गणतंत्र दिवस हम लोगों का मनाया जाता है 26 जनवरी में। ठीक है। तो विदेशी लोग भी पर्यटन करके आते हैं, तो 26 जनवरी से एक दिन पहले क्या मनाएगा, 25 जनवरी। तो पर्यटन लोग 25 जनवरी को आएंगे हमारा गणतंत्र दिवस देखने। तो गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हो जाएगा पर्यटन दिवस। ठीक है। और इतने लोग आ गए हैं, लोग आ गए हैं कि हमको उसी दिन लगाना क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगाना पड़ा, यानी 26 जनवरी को। ठीक है। पर्यटन लोग इतने ज़्यादा आने लगे कि हम लोग को बॉर्डर पर सीमा शुल्क ना लगाना पड़ा। तो 26 जनवरी को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है। बाकी ये तीनों इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए फरवरी का, देखिए विश्व कैंसर दिवस। जब कैंसर होता है तो उसमें लिखा होता है, चीर फाड़ते हैं ना, चीर और फाड़, मतलब 4 फरवरी। ठीक है। चीर से 4, फाड़ से फरवरी, चीर फाड़ मतलब 4 फरवरी। देखिए गुलाब दिवस तो बताने का लायक नहीं है, वैलेंटाइन डे बताने लायक। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए मातृभाषा दी, मैं बता रहा हूँ बस समझने के लिए। ये भाषा पहले एक थी, फिर 21 हो गई। ठीक है। पहले भाषा कितनी थी, एक थी, फिर 21 हो गई, मतलब 21 फरवरी, फिर से फरवरी 21, 21 से 21 फरवरी। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये उत्पाद दिवस छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये पूछता है। देखिए वैसे नॉर्मली 28 का फरवरी होता है, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो मतलब कुछ न कुछ विज्ञान है ना, कुछ न कुछ विज्ञान है, तभी तो बढ़ जाता है एक दिन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं लूसेंट से ही लिया हूँ। ठीक है। ये किसी दूसरे का नया कॉपी था, वो पढ़ा था, सब रंग दिया है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप बस उसी को याद रखिएगा। चलिए मार्च का देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को कैसे याद रखेंगे, जो हमारे सैनिक हैं चारों ओर से क्या करते हैं, मार्च करते हैं। तो यानी 4 मार्च। सुरक्षा कैसे करते हैं सैनिक, मार्च करके, चारों ओर से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से मार्च करते हैं। 4 से 4 मार्च से मार्च, 4 मार्च। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को, मतलब मेरी माँ 8 बजे चर्च जाती है, चर्च जाती है मतलब चर्च, 4 से 4 चर्च मतलब मार्च। ठीक है। चर्च मतलब मार्च, 8 है, 8 मार्च को। ठीक है। अब देखिए ये सब, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस। देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस एक माचिस है, इधर मैं समझा देता हूँ। एक की माचिस 15 की हो गई, या तो ऐसे कर लीजिए 10 की माचिस 15 की हो गई। तो माचिस से मार्च, 15 से 15 मार्च। उपभोक्ता कौन होता है, जो कुछ खरीदता है। तो 10 की माचिस 15 की हो गई, यानी 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस। देखिए आयुष, ये मत याद करिए, विश्व खुशहाली दिवस और गरेवा दिवस, ये कभी कभी पूछ देता है। 20 मार्च को अच्छा हाँ, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस और गरेवा दिवस। अब देखिए T20, आप लोगों को याद होगा T20 ना, यानी 20 मार्च को मैंने T20 मैच देखा, बहुत खुश था, इंडिया जीत गई थी। ठीक है। बहुत खुश था। तो मैंने अगले दिन क्या किया, 21 मार्च को मैंने पेड़ लगाया। ठीक है। तो पेड़ लगाया तो वानिकी दिवस हो गया। फिर अगले दिन मैंने 22 मार्च को जब पेड़ दिए लगाया तो पेड़ को पानी दिया, मतलब जल संरक्षण दिवस। ठीक है। जब पानी दे दिया, पेड़ हरा भरा हो गया, तो अगले दिन यानी 23 मार्च को मौसम एकदम हरा भरा हो गया। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो जाएगा। उसी दिन आपको मनाया जाता है राम मनोहर लोहिया जयंती। ठीक है। और उसके एक दिन बाद राम मनोहर लोहिया को टीबी हो जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को हो जाता है, वो डेथ कर जाते हैं। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। ठीक है। T20 को मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैंने पेड़ लगाया तो वानिकी दिवस, पेड़ लगाया तो उसको पानी दिया, जल दिया तो जल संरक्षण दिवस। फिर अगले दिन क्या हुआ, 23 मार्च को जल दिया, पेड़ बड़ा होके हरा भरा हो गया तो मौसम विज्ञान दिवस। फिर उसी दिन बनाया जाता है
क्या, राम मनोहर लोहिया की जयंती, अगले दिन राम मनोहर लोहिया को क्या हो जाता है, टीबी, तो विश्व टीबी दिवस। ठीक है, बाकी और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप लोग। चलिए अप्रैल का देख लेते हैं। विशेष देखिए, स्वास्थ्य दिवस आप जानते हैं 7 अप, 7 अप मतलब अप्रैल। स्वास्थ्य कभी रहे, जब 7 अप पुशअप मारेंगे, अप 7 अप मतलब 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। ठीक है, अब देखिए आप विरासत कैसे बनती है, एक एक धन क्या करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा, एक और 8 मतलब 18। तो विरासत कैसे बनता है, इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब 1 और 8 18 हो गए। ठीक है 18 यानी 20 हर पल इकट्ठा करना पड़ता है, तो 18 अप्रैल को। ठीक है, क्या बनाया जाएगा, विश्व विरासत दिवस। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विरासत कब मिलती है, जब कोई डेथ कर जाता है ना, तभी तो विरासत आपके नाम। ये देखिए, ये रियल लाइफ में मत करिएगा, मैं बस आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो विरासत कब मिलेगी, जब कोई किसी का डेथ हो जाएगा, तो उससे विरासत कब मिला हमको, जब उससे एक दिन पहले कोई गुजर गया, जैसे दादा दादी, नाना नानी। प्राइमरी में तो सब लोग गुजरता ही रहता था, हम लोग को जब छुट्टी चाहती थी, मौसी मर गया, मौसा मर गया। ठीक है, तो हीमोफीलिया दिवस विरासत दिवस से एक दिन पहले हीमोफीलिया दिवस यानी 17 अप्रैल को। विरासत दिवस हर पल इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, पल से अप्रैल याद कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट मंथ मई का देख लेते हैं। विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक, देखिए श्रमिक ऐसे लिखेंगे, श्रमिक, तो एक से याद कर लीजिए, श्रमिक मतलब 1 मई को। प्रवास पक्षी दिवस 8 मई को याद कर लीजिएगा। देखिए हाँ, आतंकवादी विरोधी दिवस, जैव विविधता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 22 देखिए विविधता मतलब बी और बी, विविधता, ये बी और यहाँ 22 मई। ठीक है, विश्व तम्बाकू रोधी दिवस। ठीक है, तो तम्बाकू खाने से ऐसे करिए 31 लोग मर गए। ठीक है, 31 लोग मर गए मतलब मर से याद रखिएगा मई, 31 से 31 मई। ठीक है, और देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देख, उद्योग से बढ़ने से एक लोग मर रहे हैं मतलब मई, एक मतलब 11 मई, ये भी याद करिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी को याद करिएगा उद्योग से। ठीक है, तो उद्योग के बढ़ने से एक लोग मर रहे हैं, एक लोग मर रहे हैं, एक लोग मर से याद रखिएगा मई, एक से याद रखिएगा 11 मतलब 11 मई को। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे तभी याद होगा, बाकी अब रटते रहिए, भूलते रहेंगे, भूलते रहेंगे। चलिए जून का देख लेते हैं। जून में आपको बस याद है कि विश्व पढ़ा दिवस 5 जून को, और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। ठीक है, ये तीनों याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए देखिए जुलाई में देखिए भारतीय स्टेट बैंक छोड़ दीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस देखिए 11 जुलाई को। देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस को याद कर लीजिएगा, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगस्त में देखिएगा विश्व दिवस, विश्व युवा दिवस। देखिए एक राष्ट्रीय युवा दिवस था, और मैंने बताया था कि विश्व युवा दिवस। जब विश्व के युवा आ जाए तो आग लग जाएगी। ठीक है, आग से मतलब याद करिएगा अगस्त में, दोनों का डेट सेम है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 तारीख को था, और ये भी 12 तारीख को, लेकिन बस याद रखिए कि विश्व के अगर युवा आएंगे तो आग लगा देंगे। आग मतलब अगस्त, मतलब 12 अगस्त अगर पूछा तो विश्व युवा दिवस, और 12 जनवरी पूछा तो राष्ट्रीय युवा दिवस। वो जनवरी में मनाया जाएगा, ये अगस्त में। राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए 29 अगस्त। तो ऐसे करिएगा, खेल मतलब खेल में क्या होते हैं, दोनों टीमें में दोनों मतलब 2 और 9, दोनों टीमों में आग लगी रहती है, मतलब आग लगी रहती है। आग से अगस्त, दोनों से 2-9 यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, चलिए सितंबर में देख लेते हैं।
शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस याद रख लीजिएगा 14 सितंबर को, ओजोन सोजोन, ठीक है, ओजोन सोजोन, सो से 16 सितंबर, सो ऐसे याद रखिएगा, 100 से 16, 100 से सितंबर, 16 सितंबर, ओजोन को याद कर लीजिएगा सोजोन से, ठीक है, ओजोन सोजोन 16 सितंबर, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। चलिए अक्टूबर का देख लीजिएगा। अक्टूबर में आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध लाल बहादुर शास्त्री जयंती याद रखिएगा, उसी दिन आपको गांधी जयंती भी हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, दोनों का, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का, दोनों लोगों का जन्मदिन एक ही दिन है, ठीक है। और वायुसेना दिवस याद कर लीजिए 8 अक्टूबर को, ठीक। और इसमें आप देख लीजिएगा इंदिरा गांधी, और अक्टूबर में कुछ ऐसा खास नहीं है, ये बस याद रख लीजिए इतना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए नवंबर में देख लीजिए विश्व सेवा दिवस नहीं, बाल दिवस 14 नवंबर और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 9 नवंबर। देखिए बाल दिवस याद रखिएगा 14 नवंबर, चाचा नेहरू बहुत प्यार करते थे बच्चों से, और विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज़ डे, तो दोनों सेम डे होता है 14 नवंबर 14 नवंबर को, ठीक है। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, दोनों एक ही दिन होता है, ठीक है। और तो और छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और कोई नहीं, बस यही दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दिसंबर, इधर देखिए, हाँ एक तो यहाँ पर देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 सितंबर, नहीं इसको नहीं मत याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस रहने दीजिए। देखिए दिसंबर का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिएगा एक विनाश, ठीक है, एक विनाश लिख जाए, यहाँ पर एक डाल दीजिएगा, क के नीचे 2, बी के नीचे 3, ना की जगह 4, स की जगह 5। देखिए ए से हो जाएगा एड्स दिवस, क से हो जाएगा कंप्यूटर दिवस 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, बी से हो जाएगा विकलांगता दिवस, मतलब 3 तारीख को हो जाएगा विकलांगता दिवस, और 4 तारीख को हो जाएगा नौसेना दिवस, स से राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को। समझ में आया, ये दिसंबर का एक ट्रिक है, एक विनाश। 1 से एड्स दिवस, 1 तारीख को एड्स दिवस, 2 तारीख को क से हो जाएगा कंप्यूटर दिवस, 3 तारीख को होगा बी से विकलांगता दिवस, 4 तारीख को हो जाएगा नौ से नौसेना दिवस, 5 से हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस स से, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एड्स दिवस, विकलांगता दिवस, देखिए यहाँ पर हो गया 3 तारीख को, ठीक है, मैंने बताया विकलांगता दिवस, 4 तारीख को मैंने बताया सर नौसेना दिवस, ये मत याद रखिए, मत याद रखिए, और कुछ झंडा दिवस भी ये सब नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस VI, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। गोवा मुक्ति भी याद कर लीजिएगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखिएगा 24 दिसंबर को। चलिए इसमें देख लेते हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। जो इसमें सब नहीं, जो मैं बताऊंगा बस वही याद करिएगा ना। देखिए कन्हेरी की गुफाएं, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका निर्माण करता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो मत याद रखिए, बस कहाँ है ये याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, देखिए अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, बस ऊपर के ये 5 तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। कंदरिया महादेव बता दिया, मृगनैनी हाँ देखिए गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, कुतुब मीनार दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, हौज खास तुगलकाबाद, किशोर अन्नागढ़, फिरोज शाह कोटला, बूंदी किला, ये सब मत याद करिए। जिस पर टिक मारा हूँ बस वही याद करिए। काकड़िया झील, दरगाह, मेहरगढ़, ठीक है। देखिए यहाँ पर बूंदी किला नहीं, हिलती मीनार बिलचे, काकड़िया महादेव, मेहरगढ़ थोड़ा देख लीजिएगा, जोधपुर में है, ठीक है। मूसी छतरी, फतेहगढ़, जयढंग, ये सब रहने दीजिए, ये सब मत याद करिए, ठीक है। जिस पर टिक मारा हूँ वही याद करिएगा। एक बार देख लीजिए, सहेलियाँ की बाड़ी, रानी की बाड़ी, छत्रमहल, जूनागढ़, ठीक है, बीकानेर, सरगढ़ का किला, अनिरुद्ध जंतर मंतर, देखिए जो जंतर मंतर, एक जंतर मंतर जयपुर में है राजस्थान में, और एक दिल्ली में भी है, ठीक है। नाहरगढ़, जगमोहन, भरतपुर का किला, हवा महल राजस्थान जयपुर, आरामबाग आगरा में, देखिए आरामबाग याद कर, सब लोग बहुत लोग दिल्ली मार देते हैं, लेकिन आरामबाग आगरा में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लाल किला दिल्ली में, हुमायूं का किला
दिल्ली में, शालीमार बाग श्रीनगर में। ये सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और देखिएगा शालीमार बाग हो गया, सेंट जॉर्ज किला हिम्मत याद है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार, याद कर लीजिएगा, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। डच फतेहपुर सीकरी आगरा, आगरा फोर्ट, पुराना किला सती बुर्ज, जहांगीर महल, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, याद करिएगा। अकबर का किला, चिश्ती कुतुब मीनार, ताजमहल सबको पता होगा, निशांत बाग छोड़ दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, इधर चीनी का हौज, शीश महल आगरा में, खास महल, शीश और खास दोनों आगरा में है, याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा लखनऊ में, टीपू का महल कर्नाटक में, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। देखिए मैंने बताया था ना, एक जंतर मंतर राजस्थान में था, एक जंतर मंतर दिल्ली में है, ठीक है। देखिए एक नीचे है विवेकानंद मेमोरियल, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। बहुत भव्य मंदिर बना है वहाँ पर विवेकानंद का। अब देखिए इधर का देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो वेलूर आनंद भवन इलाहाबाद में, इसको याद करें। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड, ऋषिकेश शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, विवेकानंद के और रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तारापुर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद प्रिंस ऑफ वेल्स। गेट देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ये दोनों में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों पूछता है। तो जिसमें ऑफ लगा रहता है तो क्या होता है, मुंबई, ठीक है। किस में रहता है, मुंबई में, ठीक है। ऑफ लग रहा है, क्यों मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर कभी सभी हीरो और हीरोइनियाँ रहते हैं, ठीक है। तो हीरो हीरोइन को देखकर मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। बस याद करने की वजह से, जिसमें ऑफ लगा रहेगा उसका मुंबई हो जाएगा, जिसमें इंडिया नहीं लगा रहेगा वो दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद, कांचीपुरम चेन्नई, ठीक है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा, आप याद रखिए कहाँ गया, चार मीनार हैदराबाद हो गया, कोणार्क मंदिर पूरी उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में, लक्ष्मण मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। और स्वर्ण मंदिर का छतपुर स्वर्ण मंदिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण कालीन जैन मंदिर शाहजी लक्ष्मण मंदिर, ये सब मत करिएगा। और चलिए देखते हैं, स्वर्ण मंदिर जैन मंदिर शाहजी लक्ष्मण, द्वारिकाधीश, खिड़किया मस्जिद, सिरसा मस्जिद पटना, सिरसा नहीं ज़रूरी नहीं है, मक्का मस्जिद, पत्थर मदर जामा। देखिए ये चारों, इसको देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए ऐसे लिखिएगा, पहले जामा मस्जिद मोती मस्जिद, जामा मस्जिद मोती मस्जिद, ठीक है। कैसे, जामा मस्जिद मोती मस्जिद, जामा मस्जिद मोती मस्जिद। ऊपर का दोनों आगरा, फिर दोनों दिल्ली, एक होगा आगरा, एक आगरा फोर्ट, एक दिल्ली तो एक दिल्ली फोर्ट। और तीनों को बनवाए ऊपर से शाहजहां ने। बस जो मोती मस्जिद दिल्ली में है, दिल्ली फोर्ट में, उसको बनवाया था औरंगजेब, बाकी तीनों को बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, पहले स्टार्ट करिएगा, जामा मस्जिद मोती मस्जिद। देखिए पहले याद करिएगा, जामा मस्जिद मोती मस्जिद, जामा मस्जिद मोती मस्जिद, ठीक है। फिर ऊपर से लिखिएगा आगरा, आगरा फोर्ट, फिर एक दिल्ली तो दिल्ली फोर्ट, फिर नीचे से ऊपर तीनों बनवाया था शाहजहां, और लास्ट का बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, मोती मस्जिद मैंने तो बता दिया। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, अंकरवाल में कंबोडिया। चलिए ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप। देखिए विज्ञान और नेक्स्ट आ गया क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें देखिए ज़्यादा नहीं याद करना है, इसमें आपको बस याद करना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इसको माना जाता है इनको, ठीक है, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट क्या था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। मतलब जो यही था जो जिसमें विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर रहे थे, इसी के अंतर्गत प्रारंभ करते, इसी का पुनर्गठन करके इसरो की 1969 में स्थापना कर दी गई। तो इसरो की अगर स्थापना पूछेगा तो 1969, बस ये 2 लाइन याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ मत याद रखिए। और ये याद रखिएगा
कि पहला स्पुतनिक था जो, ठीक है, अंतरिक्ष यान गया था, सबसे पहला रूस का स्पुतनिक था, ठीक है। और एक तो ये याद रखिएगा, अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एडवन एंडरलिंग जो चंद्रमा पर पहली बार अपना पैर रखे थे, ठीक है। अब देख रहे हैं इसका ये चीज़ देखिए, 1969 में हम लोगों की इसरो की स्थापना हुई थी और ये अपोलो 11 से ही लोग चंद्रमा पर चले गए थे। सोचिए हम लोग कितने पीछे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये याद रखिएगा, और अंतरिक्ष की इकाइयाँ ये सब मत याद करिएगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि आर्यभट्ट अपना स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह था। क्या ना, अगर पूछेगा प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, क्या नाम था, तो उसका आर्यभट्ट नाम था। ये याद रख लीजिएगा। स्थापना इसरो की 1969 में। अब देखिए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान बताने चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नोट्स ही था, मैं ऐसे ही आपको लेके बता दे रहा हूँ। देखिए नोबेल प्राइज़, अल्फ्रेड नोबेल जानते हैं ना, इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। इन्होंने अपनी शादी नहीं किया था, ठीक है, शादी नहीं किया था। इनकी भी जितनी भी वसीयत थी, बाद में जब ये मर गए तो इनका वसीयत पढ़ा गया था। तो वसीयत में इनको था कि सरकार को पता चला कि इनके जो भी पैसे थे, इनके जितने भी पैसे से उसको जो भी समाज में सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे उसको पुरस्कार के रूप में दिया जाए। इनके वसीयत में लिखा था, बाद में इनके मरने में सरकार को पता था। तो वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था 1867 में, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। पहले 5 विषयों में दिया जाता था, किसमें, साहित्य में, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और शांति में। ये 1901 में। अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1969 में। अब तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता था ना, है ना। पहले क्या था कि 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। 1969 तो अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले दिया गया था 1913 में, फिर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए गया था 1913 में, मदर टेरेसा को 1979 में समाज सेवा के लिए। तो ऐसे याद रखिए 1913, 30, 80, 79, ठीक है। और एक जानते हैं एक चीज़ है, गांधी जी को देखिए 1937 में, 38 में, 39 में, 47, 48 में गांधी जी के 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, पर एक बार भी उन्हें नहीं मिला था। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है नोबेल प्राइज़। अब तक 2 बार मृत व्यक्तियों को भी दिया गया है, देख लीजिए, एक्सेल काल्फर्ड और डैग हैमरशोल्ड को 1931 और 1961 में। अब देखिए 1974 में मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये आ गया था। तो 1974 से मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये नियम आ गया था। अब कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता था, ठीक है, जैसे मैडम क्यूरी, इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी, इरेडियम 1903 में इनको दिया था। और लिनस पालिंग को 1954 में दिया गया था। जॉन बार्डीन को दिया गया 1956 में। फिजिक्स के लिए फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया 1958 में। ये इतने व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। सबसे कम उम्र में जानते हैं लॉरेंस ब्रैग था, 25 वर्ष में इनको मिला था। और मलाला यूसुफजई जो अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में मिला था, 17 वर्ष की थी, उनको मिला था। देखिए नोबेल प्राइज़ के बाद आता है ऑस्कर, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार आता है, स्थापना 1929 में। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मदर इंडिया ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी, ठीक है, 1957 में। ऑस्कर प्लस नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति थे बर्नार्ड शॉ, प्रथम व्यक्ति थे। और ऑस्कर प्लस नोबेल प्राइज़ पाने वाले द्वितीय व्यक्ति थे बॉब लिडन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया थी। अब ऑस्कर के बाद आता है मैक्सेस पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ किया जाता है। देखिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार, मैक्सेस मतलब एशिया का, ठीक। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी फिलीपींस की सरकार द्वारा। तीसरे राष्ट्रपति का नाम था रेमन मैक्सेस था, तो ठीक उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार को दिया जाता है। एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसको भी पहले 5 सेक्टर में दिया जाता था, लेकिन अब 6 सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, इसलिए इसको भी 5 से 6 सेक्टर में दिया जाता है। वही सब सेक्टर है
देखिए मान बुकर, बुकर क्या होता है, बुक मतलब साहित्य, ठीक है। तो बुक से आप समझिएगा क्या, साहित्य। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिखा है, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। जो साहित्य का नोबेल उसमें दिया जाता है, उसके बाद इसको मान बुकर पुरस्कार को सबसे बड़ा पुरस्कार। उसके बाद ग्रैमी पुरस्कार है, ठीक है। देखिए ग्रैमी मतलब गाना, मतलब संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी मतलब गाना, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। जैसे पुलित्जर, पुलित्जर मतलब पुलित्जर, तो और जैसे मतलब पत्रकारिता के लिए जाता है। देखिए अब याद कैसे रखेंगे, इसमें त और जर है ना, देखिए पत्र, तो पु से प और यहाँ से त लीजिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई 1917 में अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। ग्रैमी मतलब गाना, मतलब संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 से भारत का सरकार द्वारा विश्व शांति के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। देखिए कलिंग, देखिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिरजू पटनायक है, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है, 1965 इसको दिया जाता है। अब देखिए वो मैं जितने था वो ये सब अंतर्राष्ट्रीय था, अब मैं बताना जा रहा हूँ राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार तो गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार। पहला क्या है, भारत रत्न, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, कला साहित्य विज्ञान तथा जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी प्रारंभ कब हुई, तो 1954 में 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र बना होता है, ठीक है। तो कितने भारत रत्न कितने सेक्टर में दिया जाता है, तो कला साहित्य विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। तो 1977 के बाद जनता पार्टी ने इसको बंद कर दिया था, फिर 1980 में पुनः चालू कर दिया जब कांग्रेस सरकार आई थी। तो दोबारा चालू होने पर सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक हो। सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या है, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वीरता सूची में स्थान दिया गया है। देखिए सचिन सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले थे, 2014 में सचिन को मिला था, सबसे कम उम्र में पाने वाले हैं, ठीक है। देखिए पद्म पुरस्कार आ गया। पद्म पुरस्कार में 3 होता है, एक पद्म विभूषण होता है, एक पद्म भूषण होता है, एक पद्म श्री होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं पद्म पुरस्कार क्या होता है। यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में चालू कर दिया था। तो 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, एक पद्म विभूषण होते हैं, एक में पद्म भूषण होते हैं और तीसरा पद्म श्री होते हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में, 4 सबसे बड़े सम्मान वाले को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय और खेल देख लेते हैं। देखिए मैंने पेज करंट अफेयर्स से आपकी तैयार है और कौन कौन राष्ट्रीय खेल होते हैं वो भी बता। जैसे क्रिकेट का देखिए 2022 में T20 ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, और 2024 में अमेरिका प्लस और वेस्ट इंडीज़ में होगा। ICC एक दिवसीय देख लीजिए, 2023 में भारत में होगा, 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। यहीं पर ओलंपिक देख लीजिए, 33वां ओलंपिक क्या होगा 2024 में। ओलंपिक खेल है 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है। और देखिए 33वां ओलंपिक होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 34 कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका, ठीक है, USA। ऐसे ओलंपिक खेल हो गया। ओलंपिक है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेते हैं जो पहले
क्या है, ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। तो 2 ओलंपिक खेलों के बीच में एक राष्ट्रमंडल खेल होता है। हालांकि ये 4 साल में ये भी होता है, 4 साल में ये भी होता है, लेकिन जब 2 ओलंपिक हो जाए तो उसके एक बीच में राष्ट्रमंडल खेल को रखा जाता है। तो देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यूके, ठीक है, और 23वां कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलंपिक खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल, और देखिए फुटबॉल और एशियाई खेल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फुटबॉल खेल, फीफा वर्ल्ड कप, देखिए 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा और 23वां क्या होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ठीक है, और देखिए ये एशियाई खेल था, ये 19वां एशियाई खेल था, ये स्थगित हो चुका है कोरोना के कोविड के कारण। चीन में होने वाला था, हांगझू, चीन का एक शहर है हांगझू, लेकिन अब 20वां कहाँ होगा, 2026 में होगा, नोगाया जापान में, उसी के बगल में, चाइना के बगल में पड़ता है जापान। ठीक है, तो वहीं पर ये होगा। देखिए हॉकी, अब देखिए हॉकी वर्ल्ड कप होता है, तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ होगा, भारत में। ठीक है, और 15वां महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, स्पेन प्लस नीदरलैंड में होगा। ऊपर का 2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का 2 याद कर लेंगे तो आप लोगों को सही होगा। चलिए देखिए मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, आपका 10 नंबर पक्का हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देख लीजिए। जैसे ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल, एशियाई फुटबॉल, ये सब बता दिया। इससे आपका करंट भी तैयार हो गया और आपका कौन कौन से खेल होते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट जो 5-5 नंबर का है वो भी का वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करके पेपर देने जाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।